मैं अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद पार्लियामेंट में वो कुछ अच्छी बातें या सही बातें जो है इस देश को बताएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हमेशा घड़ियाली आंसू बहाती है, आज भी वही हुआ सभापति महोदय। ये आईबीसी एक ऐसा कानून आया जिसने कि इस देश में एक अलग प्रकार का माहौल खड़ा किया, क्योंकि जब इनकी सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, और इन्होंने जिस तरह से परेशान किया इस देश को, इस देश के बैंकिंग सिस्टम को, कि पूरा देश, पूरी जनता, कम से कम गरीब जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि बैंकों के सारे एनपीए इन्हीं की देन है और इनसे रिकवरी नहीं हो रही थी। जब माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया तो देश जो है वो, एक कहावत है, एक कहानी हमने पढ़ी थी लखनऊ की, कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम में जितने भी क्रेडिट इन्होंने दिए थे वो सारे के सारे डिफॉल्ट हो गए थे। लगभग 14 लाख करोड़ का एनपीए हमारे सामने मौजूद था। इस तरह की इकोनॉमी ये छोड़कर गए थे। और इसीलिए वो दीक्षित दानकोरी की एक बड़ी अच्छी शायरी है सर, सभापति महोदया, कि ना मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसी हवाएं। आप ये समझें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लिया तो कुछ था ही नहीं। आप ये समझिए कि जिस नाव के सहारे इस देश को आगे बढ़ाना है, उस नाव में भी इतने छेद थे कि वो कब डूब जाएगा ये लोगों को पता नहीं था। और उस वक्त ये आईबीसी कानून आया। आईबीसी की तो कम से कम 2 मिनट यदि बड़ाई कर देते अधीरदा तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन कांग्रेस का स्वभाव है सभापति महोदय, कांग्रेस का स्वभाव है कि लूटो लूटो लूटो, करप्शन करते चलो, ऐसा सिस्टम पैदा करो। जैसे हम आप सभी सांसद यहां बैठे हैं तो इन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना दिया कि एकदम हमने सभी गांव में जो है बिजली लगाने का फैसला किया। ट्रांसफार्मर जो है वो 9 किलोवाट का और 16 किलोवाट का लगता था, वो सब जल गया। गरीबों को बिजली जलाना है, अमीरों को नहीं जलाना है, अमीरों ने खुदन लगा के बिजली जला लिया। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि रिकवरी के लिए भी जो कानून था, और मैं कुछ चीजें सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस आईबीसी के पहले पॉलिसी क्या थी, क्या क्या चीज था जिससे कि बैंक रिकवरी कर सकता था। एक लोक अदालत सिस्टम है सभापति महोदया, कि लोक अदालत के माध्यम से आप रिकवरी कर सकते हैं। यहां पिनाकी मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, बड़े वकील हैं और इस तरह के केसेस में लगे रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, 2018 का मैं डाटा दे रहा हूं कि यदि 100 रुपया की रिकवरी होनी थी बैंक को तो केवल 5 रुपये की रिकवरी हुई। 5.3% लोक अदालत का है। क्या यह कानून चाहिए था कांग्रेस को? दूसरा कानून ये लेकर आए डीआरटी। डीआरटी में आपको आश्चर्य होगा कि डीआरटी ने तो और भी गजब कर दिया। यदि 100 रुपये की बैंक को, क्रेडिटर को यदि रिकवरी होनी है तो केवल उसकी रिकवरी हुई 3.5%, 3 रुपया। क्या यह चाहिए था इस देश को? तीसरी रिकवरी इनका सरफेसी एक्ट, तीसरा जो है कानून ये लेकर आए वो सरफेसी एक्ट था, और सरफेसी एक्ट की रिकवरी थी सभापति महोदया 14%। और मैं सदन को बताना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ कि ये जो आईबीसी कानून 2016 में आया, इसकी रिकवरी रेट है 42.5% से लेके 45% तक। क्या इस कानून में जो बातें चल रही हैं उसके लिए मदद करने की अपने को आवश्यकता नहीं है? अब ये करे कोविड, ये ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? कोविड के कारण क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। बाप बेटे से अलग हो गया। बाप की यदि मृत्यु हो गई तो बेटा जलाने के लिए नहीं गया। यदि कोई बीमार हो गया घर में, वहां नहीं गया। देश की हालत यह है, पूरी दुनिया की हालत यह है। पूरी दुनिया में संबंध खत्म हो गए, ग्लोबल वर्ल्ड खत्म हो गया। आज कोई यदि लंदन अमेरिका जाना चाहता है तो वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप पूरे देश में किस तरह के माहौल में जी रहे हैं, और उसमें यदि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारामन जी और हमारे मित्र अनुराग ठाकुर साहब यदि एक अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों? ऑर्डिनेंस की आवश्यकता क्यों नहीं थी? माननीय प्रधानमंत्री जी का एक तरफ उद्देश्य था लोगों का जान बचाना, दूसरी तरफ उद्देश्य था उसका पेट भरना, और तीसरी तरफ उद्देश्य था कि किस तरह से रोजगार पैदा करें। और पूरी दुनिया क्या थी?
कि इकोनॉमिक फ्रंट पर 4 चीजों से लड़ रही थी। पूरी दुकान और फैक्ट्री लगभग पूरी लॉकडाउन में, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा हुआ। उसके कारण क्या हुआ? वर्ल्ड, अभी OECD की रिपोर्ट आई है सभापति महोदया कि कम से कम 5% बेरोजगारी वर्ल्ड वाइड इस साल बढ़ने वाली है। क्या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कंपनी बचाने की आवश्यकता नहीं है? दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका जो कॉस्ट है वो 25% बढ़ने वाला, और उसका बढ़ने का कारण क्या है कि पूरे बॉर्डर सील है, पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो सील हो गया। आज भी इंटर स्टेट मूवमेंट में जो है सभी लोगों को परेशानी होती है। यदि इंटर स्टेट मूवमेंट में परेशानी है तो वर्ल्ड वाइड और जगह परेशानी है, तो 25% उसका कॉस्ट बढ़ने वाला है। उसी तरह से पूरा का पूरा पर्यटन उद्योग, चाहे वो होटल हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे वो रिक्शा वाले हों, ठेले वाले हों, सभी के सभी बेरोजगारी की हालत में हैं, और इस सेक्टर को पूरी दुनिया में कम से कम 75% नुकसान होने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां की GDP लॉस नहीं है। और पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, जैसे यूएस है, यूएस ने अपनी इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन जो है अपनी इकोनॉमी में दिया। उसी तरह से चाइना ने दिया। यदि आप सारे कानून की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि भारत, यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने पूरा मोरेटोरियम जो है लागू कर दिया कि जब तक ये कोविड का मामला चल रहा है 31 दिसंबर तक वो पूरा मोरेटोरियम होगा। जर्मनी ने टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया इंसॉल्वेंसी और क्रेडिटर्स राइट्स को जो है पूरा का पूरा 6 महीने के लिए उसमें संशोधन कर दिया। रोमानिया ने ये कानून 16 मार्च से जो है स्थगित कर दिया। उसी तरह न्यूजीलैंड ने, मैं आपको बताऊं कि जितने देश हैं उन सभी देशों ने इस तरह का कानून लागू किया। तो भारत को क्या करना था? भारत ने ये सेक्शन 7 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 10 में संशोधन किया, और संशोधन यह किया कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं या जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं या जो कॉर्पोरेट डेब्टर हैं, इन सबों के बीच में किस तरह का सामंजस्य लाया जाए। क्योंकि यदि मान लीजिए आज कोई कंपनी यदि इंसॉल्वेंसी में जाती है और हमने आपको बताया कि हम 45% तक जो है उससे पैसा रिकवर कर पाए, तो आज जब पूरी इकोनॉमी पूरी ठंडी हो गई, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, ना कोई फॉरेन का आपका इन्वेस्टर यहां आने को तैयार है, ना इंडियन इन्वेस्टर यहां आने को तैयार है, बैंकिंग सिस्टम में जो है कोई काम करने को तैयार नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि ये कंपनी हम ले लेंगे तो कोविड के बाद ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बीच में नहीं हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि हम 100 रुपया का चीज जो है इन्हीं की तरह DRT में और सरफेसी एक्ट लगा के 5 रुपये में बेच दें? और इस कारण से, और आपको ध्यान हो कि इसी पार्लियामेंट ने मार्च के महीने में एक बड़ा संशोधन जो है इंसॉल्वेंसी एक्ट में किया था, और हमने यह सोचा था कि हम इस इंसॉल्वेंसी एक्ट से, जो आप कह रहे थे कि 270 दिन किस तरह से जल्दी से सुविधा हो जाए, किस तरह से लोगों को रोजगार मिल जाए, वो सारी व्यवस्था सरकार ने की थी। लेकिन जिस तरह से ये सिचुएशन पैदा हुआ उसमें भारत सरकार के पास किस तरह की चीजें मौजूद थी। और जो CRP की बात कर रहे हैं आप, इस देश में एक बड़ा घटिया तरह का माहौल चल रहा है, और वो माहौल यह है कि अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने एक जो प्रोफेशनल कंपनी में इस तरह के जो प्रोफेशनल RP जो नियुक्त करते हैं, जो CRP की बात कर रहे थे, उसके यहां रेड हुआ, और उस रेड में किस तरह का पता चल रहा है, वो एक भारत सरकार के लिए एक बड़ी सोचनीय बात है। तो आप क्या सोचते हैं कि उनको अधिकार देके 66 एक्ट में यदि संशोधन नहीं करते तो RP जो है किसी भी कंपनी को किसी तरह से बेच सकता था? क्या आप लिक्विडेशन में कंपनी को ले जाना चाहते हैं? यदि NCLT के माध्यम से, IBC कोड के अलावा यदि यह लिक्विडेशन में चलता है, तो मैं पूरे सदन से पूछना चाहता हूं कि लिक्विडेशन में कंपनी को कितना पैसा मिलता है, कितनी वापसी होती है? लिक्विडेशन का जो लेवल है वो 8%, 9%, 10% से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो क्या आप चाहते थे कि यह कानून में संशोधन नहीं हो और लिक्विडेशन में चला जाए? मेरा सवाल जो है ये है, और आप जो कह रहे थे केसेस की बात कर रहे थे, इस IBC कोड में क्या हुआ, ये मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अधीर रंजन चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि ये सेक्शन 7 में लिस्ट होने के पहले, आपको बताऊं, सेक्शन 7 में लिस्ट होने के पहले 27,000 इस देश में ऐसे केस थे जो कि सेक्शन 7 लागू करने का मौका ही नहीं मिला।
उसके पहले ही जो है कम से कम 2 लाख करोड़ की रिकवरी जो है इस सेक्शन के कारण हो गई। इस एक्ट के आने के बाद सेक्शन 9 में कंपनी को सेक्शन 7 के बाद जब सेक्शन 9 में जाने की बात आई तो उसमें से 12,000 ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 9 के पहले ही उसकी पूरी रिकवरी हो गई। और उसी तरह से सेक्शन 10 में लगभग 140 ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 10 लागू होने के पहले ही हो गई। इतना बढ़िया एक्ट है। और उस एक्ट में जो ये मोरिटोरियम है सभापति महोदय, वो मोरिटोरियम ये है कि उसके कारण कंपनी बचेगी, लोगों का रोजगार बचेगा, बैंकों का पैसा बचेगा और ऑपरेशनल जो क्रेडिटर हैं, और ये जो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, एमएसएमई में ये जनता को गुमराह कर रहे हैं सभापति महोदय। 1 करोड़ से नीचे के जो लोग हैं वो किसी भी आईबीसी के दायरे में आते ही नहीं है और उनके लिए आरबीआई में या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तहत कई कॉर्पोरेट लॉ में ऐसे कानून हैं जिसके माध्यम से वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन मैं अंत में अपनी एक बात कहकर जो है समाप्त करूंगा कि इन लोगों को जो है माननीय मोदी जी के ऊपर या इस देश में हिंदू सभ्यता संस्कृति के ऊपर जो है कोई फेथ नहीं है। मैं सभापति महोदय एक बात, मैं अभी जेरूसलम गया था और जेरूसलम में 3 रिलीजन है और इजिप्ट भी जाने का मौका मिला। यदि आप यहां कहिए कि गाय हमारी माता है, हम उसका दूध पीते हैं, गाय को मत काटो, तो लोगों को लगेगा कि हिंदू धर्म की बात है। मैं सभी को कहता हूं कि इजिप्ट का जो है वो कैरो का वो म्यूजियम देखना चाहिए कि जो वहां ममीज हैं उसमें गाय का जो है वो फोटो बना हुआ है और उसमें कहते हैं कि गाय मेरी माता है। वो पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री है। जेरूसलम में मॉस्क ऑफ अक्सा है सभापति महोदय, और वहां कहते हैं कि मोहम्मद साहब आए थे, कुरान उनको मिला था और उसके बाद एक पत्थर पर आए थे और वो स्वर्ग चले गए थे, या जहां भी जाते हैं भगवान जाते हैं, मतलब धर्म में आस्था है। उसके ठीक 300 फीट नीचे जो है ज्यूज हैं जो आज भी माथा पटकते हैं और कहते हैं कि यहां मेरे गॉड हैं, और उस गॉड के लिए वो वहां जाते हैं। उसी तरह से वहां ईसा मसीह का जो है वो क्रूसिफिकेशन हुआ, और वो फ्राइडे को क्रूसिफिकेशन होता है और संडे को जो है केवल 15-17 लोगों को ही पूरे दुनिया में वो मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं धर्म है। कोई भी उस धर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता कि ज्यूस ऐसा क्यों कहते हैं, मुस्लिम ऐसा क्यों कहते हैं, क्रिश्चियन ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन भारत में हमेशा चर्चा होगी कि अयोध्या में राम पैदा हुए, वो तुम बताओ, मतलब आस्था का सवाल है। उसी तरह से इस पूरे देश में जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के ऊपर है, और ये वही ताकते हैं जो राम का इतिहास पूछने का कोशिश करते हैं। उस जनता के विश्वास को डिगाने के लिए ये इसी तरह की बातें करते हैं। मिस्टर मोदी में आस्था है, और मिस्टर मोदी जो भी काम कर रहे हैं वो देश को बनाने का काम कर रहे हैं। छोटे से लेके बड़े लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे इस कोविड से रक्षा की जाए, उसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस कानून का दिल खोलकर समर्थन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।